हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो सब? सब बढ़िया मजे में। मैं प्रभात आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन चैनल जिसका नाम है कॉमर्स एकेडमी। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा है बीएसटी का लेक्चर नंबर 4 और आज हम इसमें देखने वाले हैं अपना। हमने पहले अभी पिछले लेक्चर्स में देखा था कि बिजनेस का बेसिक मीनिंग क्या होता है। फिर हमने जाना था कि स्पेसिफिक बिजनेस का मीनिंग क्या होता है और बिजनेस में ऐसी कौन सी एक्टिविटी होती है जिसको लोग करके पैसे कमाते हैं। तो उसमें जो एक्टिविटी होती है जिसका नाम क्या था, ट्रेड और एड्स टू ट्रेड। अब आज हम देखने वाले हैं, फिर हमने देखा था अपने लास्ट लेक्चर में हिस्ट्री ऑफ ट्रेड के बारे में कि ये जो ट्रेड यानी जो सामान का जो खरीदना और बेचने की जो ये एक्टिविटी है, ये कब से शुरुआत हुई थी और किस रास्ते से शुरुआत हुई थी। फिर कब शुरुआत हुई थी स्टूडेंट्स, हमारे इस दुनिया में हमारे इस देश में अराउंड 3 सेंचुरी बीसी 4 सेंचुरी बीसी में इसकी स्टार्टिंग हुई थी। और ये कैसे प्रमोट हुआ था, कैसे स्टार्ट हुआ था, ये सिल्क रूट और स्पाइस ट्रेड के थ्रू जो है हमारे यहाँ ट्रेड की शुरुआत हुई थी। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको वहां तक कोई भी डाउट नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें बेझिझक होकर कमेंट करिए, मैसेज करिए आप, या फिर हमारे चैट बॉक्स में आके आप अपना मैसेज ड्रॉप करिए। हम आपका कोशिश करेंगे कि हम आपको इंस्टेंट रिप्लाई दें। और अगर ऐसा होगा कि कोई कॉमन डाउट होगा, अगर ज्यादातर स्टूडेंट्स की वही क्वेरी होगी, तो हम फिर उस पर एक स्पेसिफिक वीडियो फिर हम जो है उस पर अलग से बना के आप सबको प्रोवाइड करेंगे। तो आप इसकी चिंता मत करिए, हमारी जो टीम है वो पूरी आपके साथ है। और आप अगर हमारे साथ अभी से जुड़े होंगे तो हम बिलीव स्टूडेंट्स और 12th में और उसके बाद भी हम आपके साथ रहेंगे। और हम आपको एक मतलब यू विल ऑल अचीव अ माइलस्टोन, दैट इज आवर प्रॉमिस टू यू। So now let's come to our screen and start what is the history of commerce। और history of commerce में हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम के बारे में। स्टूडेंट्स चलिए अब हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं और अब हम देखते हैं कि आज अब हमको क्या पढ़ना है। तो देखो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, हमने अभी पिछले लेक्चर में जैसा कि अभी बात करी हमने हमने देखा था कि हमारी हिस्ट्री ऑफ ट्रेड क्या थी। अब हमने याद है हमने बोला था कि कॉमर्स में दो टाइप ऑफ एक्टिविटीज आती है, ट्रेड आती है और उसके साथ साथ क्या आती है, एड्स टू ट्रेड। और एड्स टू ट्रेड में याद है हमने 5 नाम देखे थे जिसमें क्या क्या आया था, बैंकिंग एंड फाइनेंस आया था। दूसरे नंबर पे क्या था स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन। और थर्ड नंबर पे क्या था, वेयर हाउसिंग। फोर्थ नंबर पे क्या था, इंश्योरेंस। और फिफ्थ नंबर पे क्या था, एडवर्टाइजिंग। तो 5 सर्विसेज का हम लोगों ने नाम देखा था जो कि क्या करती है, जो कि हमारे ट्रेड को यानी जो एक्सचेंज ऑफ गुड्स है और वो जो है क्या करती है और प्रमोट करती है, उसको क्या करती है, उसकी मदद करती है, उसको एड प्रोवाइड करती है। कौन कौन सी सर्विसेज, बैंकिंग एंड फाइनेंस सर्विस। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी थी, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग। देन फोर्थ नंबर पे इंश्योरेंस एंड एट फिफ्थ वी आर हैविंग व्हाट, वी आर हैविंग एडवर्टाइजिंग। तो ये हमारे कुछ एड्स या फिर हम इनको कह सकते थे ऑक्सिलरी टू ट्रेड। तो आपको क्या लगता है आज की डेट में जो ये एड्स टू ट्रेड, जैसा कि हमने बोला था कि आप जो ये आईफोन आज आप अपने इतने आसानी से आप गए और शॉप पे आपने जाके परचेज आसानी से कर लिया, उसको डायरेक्ट फाइनेंस करा लिया। तो इसकी जो फाइनेंस जो और ये जो बैंकिंग सर्विसेज है, आज की डेट में हम देखते हैं कि हमारा जो बैंकिंग सिस्टम है वो इतना रेगुलेटेड है, इतना सिंप्लीफाइड है। तो क्या ये ऐसा ही था क्या, हमारे देश में जो हमारा बैंकिंग सिस्टम उसको गवर्न कौन कर रहा है, उसको गवर्न करती है हमारी सेंट्रल बैंक जिसका नाम क्या है बच्चों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आरबीआई हमारे इंडिया में कब स्टैब्लिश हुई थी, हमारे इंडिया में आरबीआई स्टैब्लिश हुई थी 1935 में। तो क्या उसके पहले बैंकिंग जो प्रैक्टिसेस होती हैं क्या वो नहीं होती थी, बिल्कुल होती थी स्टूडेंट्स। और अब हम वही पढ़ेंगे कि जो बैंकिंग प्रैक्टिसेस होती हैं इसकी शुरुआत कब हुई, कैसे हुई और क्यों क्यों हुई, अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे स्टूडेंट्स। तो देखो सबसे पहले हमारे सामने देखो यहाँ पे जो वर्ड है स्टूडेंट्स वो क्या है, हमारे सामने है बैंकिंग सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग अब देखो स्टूडेंट जानेंगे कि बैंकिंग सिस्टम का क्या मीनिंग है। ठीक है, तो अब देखो बैंकिंग सिस्टम जो होता है ना स्टूडेंट्स, बैंकिंग सिस्टम बैंक का जो मेन फंक्शन होता है, बैंक क्या करता है आप सभी को शायद पता नहीं, पता हो या ना पता हो, या आप सब कभी आप लोग बैंक तो जरूर विजिट किए, तो आप लोग आपके यहाँ आपका नहीं तो आपके मदर फादर के, क्योंकि आप लोग तो भी बच्चे हो, माइनर हो, आपका तो अकाउंट नहीं होगा, बट आपके मदर फादर का अकाउंट बैंक में जरूर होगा। और आपके मदर फादर क्या करते हैं, बैंक में जाते हैं और बैंक्स में क्या करते हैं, पैसे डिपॉजिट करते हैं कि नहीं करते हैं। हाँ सर बिल्कुल, वो बैंक्स में जो है पैसे डिपॉजिट करते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग जानेंगे कि आखिर ये जो बैंक होता है ये एक्चुअली फंक्शन कैसे करता है। तो नाउ अब हम लोग देखते हैं कि बैंक करता क्या है।
तो देखो हम लोग आप लोग अपने घर के आसपास के ब्रांचेस में जाते हो कि बैंक अलग अलग बैंक की ब्रांचेस होती है और वहां पे आप लोग जाके क्या करते हो, अपना एक अकाउंट खोलते भी नहीं खोलते हो। क्यों आप लोग अकाउंट खोलते हो? ताकि आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है, आपके घर में जो एक्स्ट्रा पैसा है, जो सरप्लस पैसा है, अगर वो आपके घर में, अगर मान लो आज के डेट में अगर 10,000 रुपए आपके घर में पड़ा हुआ है, ठीक है, और अगर वो घर में पड़ा हुआ है तो क्या आप उसका कुछ कर सकते हो? बहुत होगा तो आप हाँ बिल्कुल कर सकते हो, आप उसके से अपना कुछ मान लो कोई चीज खरीदने का मन है, खरीद सकते हो। बट मान लो अगर आपको अभी उसकी कोई जरूरत ही नहीं, घर में सारी चीजें हैं, सब चीजें आपके पास हैं, आप अब आपके यहाँ तब भी 10,000 रुपए 20,000 रुपए ऐसे फालतू पड़ा हुआ है, तब क्या चाहोगे कि आप उसको कहीं एक सेफ जगह रखोगे कि नहीं रखोगे? आप घर में मान लो सेफ जगह रखो, बट कहीं घर में क्या होता है, मान लो कहीं रखे तो चूहा के कुतुर दिया, या फिर घर में मान लो कहीं गायब हो गया पैसा, या कहीं इधर उधर मिसप्लेस हो गया, रिस्क रहता है कि नहीं रहता है? तो आप क्या करते हो, आपके घर में जो आपके बड़े लोग रहते हैं वो जाते हैं बैंक और बैंक में जाके वो पैसा डिपॉजिट करते हैं। तो देखो ये बैंक होता है। और बैंक्स में क्या होता है, बैंक्स में जो पब्लिक रहती है ये बैंक होता है। और बैंक्स में क्या होता है, बैंक्स में जो पब्लिक होती है, पब्लिक जाके अपना पैसा बैंक के पास क्या करती है, डिपॉजिट करती है। और बैंक क्या करता है, बैंक उसी डिपॉजिट के बदले पब्लिक को क्या देता है, पब्लिक को इन रिटर्न बैंक जो है इंटरेस्ट देता है। क्या देता है? इंटरेस्ट। क्या देती है बैंक? इंटरेस्ट। अब सोचो आपके यहाँ आज ये जो 10,000 रुपए है, तो 10,000 रुपए आपके पास आज आपके घर पे 10,000 रुपए ऐसे ही पड़े हुए हैं अलमारी में। तो क्या इस पे कुछ इंटरेस्ट, इस पे कुछ पैसा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, कुछ ब्याज मिलेगा? नहीं मिलेगा। और यही 10,000 रुपए जब आप अगर आज के डेट में जाके बैंक में जमा करते तो बैंक उसके बदले क्या देती है आपको? बैंक उसके बदले हमको इंटरेस्ट देती है। क्या देती है स्टूडेंट्स? बैंक हमको इस 10,000 के बदले इंटरेस्ट देती है। अच्छा, अब हम तो बैंक हमको इंटरेस्ट क्या, क्या हर बैंक ऐसे खैरात में बैठी है क्या, क्या हो यार हमारे पास तुम हमको पैसा बांटो तो हम तुमको फ्री में इंटरेस्ट दे देंगे? नहीं, बैंक उस पैसे को क्या करती है, बैंक उस पैसे को अलग अलग जरूरतमंदों को देती है। बैंक क्या करती है, ये दोस्त जो हम केवल बैंक में केवल हम ही नहीं 10,000 रुपए जाके जमा करते हैं, दुनिया में बहुत से लोग हैं जो बैंक में जाके क्या करते हैं, अपने अकाउंट में क्या करते हैं, मनी डिपॉजिट करते हैं। या तो सेविंग्स अकाउंट खोलते हैं, या करेंट अकाउंट खोलते हैं, या फिर ज्वाइंट अकाउंट खोलते हैं। इनमें से कोई ना कोई अकाउंट खोलते हैं। और या तो क्या करते हैं लोग, अपना जो भी पैसा रहता है उसकी एफडी कर देते हैं, आरडी कर देते हैं। जैसे यहाँ पे जो 10,000 रुपए है, अगर आप लोग मान लो बहुत पैसे वाले, बहुत अमीर हो, हर महीने आपके यहाँ 10,000 रुपए आया, तो आपने क्या सोचा, क्यों ना इस पैसे की हर महीने हम बैंक में जाके आरडी करते, रिकरिंग डिपॉजिट करें। तो हर महीने अगर आप साल में, चलो हर महीने अगर आप 10,000 रुपए डिपॉजिट करते हो और बैंक आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट दे रहा है, तो ये जो 10,000 रुपए, क्या इस 10,000 रुपए की कुछ और वैल्यू होगी कि नहीं होगी फ्यूचर में? आज आपके घर में पड़ा हुआ है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। बट अगर इसी पैसे को आप बैंक में डिपॉजिट करते हो तो बैंक उसके बदले क्या देता है आपको, आपको इंटरेस्ट देता है। फिर बैंक इसी पैसे को क्या करता है, पब्लिक से पैसा लेता है, और फिर पब्लिक में जिसको इसकी जरूरत होती है, यानी नीडी, जिसको भी पैसे की जरूरत होती है, उसको बैंक क्या करता है, मनी को लेंड करता है। क्या करता है, लेंड करता है, यानी पैसा उसको देता है उसको। और ये लोग क्या करते हैं, ये बोरोवर्स रहते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं बोरोवर्स। और बोरोवर्स बैंक से क्या करते हैं, मनी लोन के तौर पे बोरो करते हैं, लेते हैं, और फिर इसी पैसे को वो यूज करते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था अपने लास्ट लेक्चर में कि अगर आपका एप्पल आईफोन खरीदना है तो आईफोन ठीक है खरीद तो लिए, पर वहां पे बीच में कौन रहता है, बैंक रहता है, जिसके थ्रू आपका मोबाइल क्या होता है, फाइनेंस होता है। और ये बैंक क्या करते हैं, ये बैंक क्योंकि आपका इसमें अकाउंट रहता है, तो बैंक आपके भी, आप पे जो है, जो यहाँ पे शॉपकीपर था जिससे आप फोन ले रहे थे, उसको बैंक ने पेमेंट कर दी, तो इस बार तो इसको तो चलो पैसा मिल गया। पर अब आपके अकाउंट से क्या करती है बैंक, हर महीने वो पैसा डिडक्ट करती है कि नहीं करती है? यानी एक तरह से बैंक ने यहाँ पे आपको फाइनेंसिंग फैसिलिटी तो प्रोवाइड करी, बट एक तरह से आपने बैंक से पैसा लिया कि नहीं लिया? हाँ सर, हमने बैंक से पैसा लिया। तो ये जो बैंक है, ये बैंक क्या करती है, ये उसके बाद लेंडिंग फंक्शन परफॉर्म करती है। और ये जो है पैसा किसको, जरूरतमंदों को देती है। ऐसे कई बिजनेस पर, मतलब बिजनेसमैन भी रहते हैं जिनको अपने बिजनेस में क्या करने की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है।
आपको पता होगा जैसे हमारे शरीर में हमारा जो बॉडी है, हमारे बॉडी में हमारा जो ब्लड है, ब्लड हमारे बॉडी में अगर ब्लड नहीं हो तो क्या हम चल पाएंगे, जिंदा रह पाएंगे? नहीं। तो उसी तरीके से जो बिजनेस होता है ना स्टूडेंट्स, बिजनेस का जो ब्लड होता है उसको फाइनेंस बोलते हैं। यानी बिना फाइनेंस, बिना पैसे के बिजनेस नहीं चल सकता है। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में आइडियाज होते हैं बिजनेस करने के, बट ड्यू टू लैक ऑफ कैपिटल, ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंस हम वो बिजनेस नहीं कर पाते हैं। पर उसकी जगह अब वहां पे जो फाइनेंस प्रोवाइड करने के लिए अब हमारे पास कौन आ गया? बैंक। आज की डेट में अगर आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया हो, अगर कोई बेहतरीन आइडिया हो, तो आप बैंक के पास अगर जाते हो और आपके पास इनिशियल कैपिटल नहीं है, तो बैंक को अगर बताते हो और बैंक अगर लगता है कि हाँ वो आइडिया फ्रूटफुल है, तो बैंक आपको वहां पे फाइनेंस भी प्रोवाइड करती है। तो सोचो, बैंक ऐसे कई बार बिजनेसमैन की भी, यानी जो व्यापारी रहते हैं, जो ट्रेडर्स रहते हैं, उनकी भी बैंक कई बार मदद करती है और उनको पैसा देती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक बेसिक मीनिंग समझ में आएगा कि बैंक जो है कैसे फंक्शन करती है। बैंकिंग के बारे में आप और डिटेल में क्लास 12 में आपका एक चैप्टर होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स में, मनी एंड बैंकिंग, वहां पे आप इन डिटेल एक एक चीज इसके बारे में पढ़ने वाले हो। तो यहाँ पे देखो, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट्स, ये भी आपके टॉपिक का एक पार्ट था कि बैंकिंग सिस्टम का क्या मतलब होता है। तो बैंकिंग सिस्टम का मतलब आपने समझा कि बैंक्स क्या करती हैं। अच्छा, और ये जो बैंक्स है जिसमें हमारे अकाउंट होते हैं, जिसमें हम पैसा डिपॉजिट करते हैं और लोग लेते हैं, इसको गवर्न कौन करता है? इसको आज के डेट में गवर्न करती है हमारे कंट्री की सेंट्रल बैंक, जिसका नाम क्या है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका नाम क्या है स्टूडेंट? इसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या करती है? हमारे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करती है, इसको गवर्न करती है। पर क्या पहले ऐसा होता था क्या? पहले तो कोई आरबीआई नहीं था। तो पहले ये जो बैंकिंग सिस्टम है इसकी शुरुआत कैसे हुई वो हम पढ़ेंगे। तो देखो, हमारा जो नाम है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम। तो सर अभी इंडिजिनस वर्ड जो लिखा है सर, इसका मतलब क्या होता है जरा बताइए। तो देखो बच्चों, इंडिजिनस का मतलब होता है, यहाँ पे क्या होता है इस बैंकिंग सिस्टम में, देखो पहले क्या होता था, पहले आरबीआई नहीं थी, ना ही पहले जो है प्रॉपर बैंक हुआ करते थे। तो पहले जो कुछ गांव में क्या होता था, गांव में रजवाड़ों में पहले कुछ पैसे वाले लोग रहते थे जिनको हम लोग जगत सेठ महाजन बोलते थे। और वो लोग क्या करते थे, वो लोग क्योंकि बहुत पैसे वाले होते थे, वो लोग धनराज सेठ होते थे, वो लोग अमीर होते थे, तो उनके पास एक्सेस पैसे रहते थे। तो वो क्या करने लगे थे पहले गांव में। अब देखो, जैसे जैसे हमने बताया ना कि जैसे जैसे लोग बढ़ने लगे, लोगों को ट्रेड करने के लिए लोगों के पास नए नए आइडिया आने लगे, बट सबके पास पैसा नहीं होता था। तो सबने क्या किया, सबने फिर जो ये जगत सेठ होते थे, जो महाजन होते थे, लोग उनके पास आने लगे। और वो जो जगत सेठ या जो महाजन रहते थे, उन्हीं को हम लोग बोलते थे प्राइवेट बैंकर्स। इन्हीं लोग को हम लोग बोलते थे, जगत सेठ और महाजनों को हम लोग बोलते थे प्राइवेट बैंकर्स। तो पहले क्या होता था गांव में, पहले जो गांव में जो ये जगत सेठ होते थे, प्राइवेट बैंकर्स होते थे, ये सब एक अब प्राइवेट बैंक की तरह काम करने लगे थे। ये लोग क्या करते थे, इन लोगों के पास क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा रहता था, तो अगर गांव में किसी को भी अगर पैसे की जरूरत पड़ती थी, तो क्या करता था, वो इनके पास आता था। किनके पास? प्राइवेट बैंकर्स में कौन होते थे? महाजन। ये मजा नहीं दे रहा, ये नहीं कर लो सेठ। तो इन लोग के पास जो है लोग जाते थे, और इनके पास जाके लोग क्या करते थे, उनके पास मान लो कुछ ना कुछ गिरवी रख के लोग उनसे पैसे उधार पे ले लेते थे, इनसे, इन महाजन से, इन सेठ से। और उसके बाद क्या होता था, जब एक समय के लिए लोग लेते थे और फिर एक टाइम के बाद क्या करते थे, लोग इन्हीं को जाके पैसे चुका देते थे। तो आज की डेट में भी यही तो होता है, अगर बैंक से अगर किसी को लोन की जरूरत पड़ती है, तो लोग बैंक में क्या करते हैं, मॉर्टगेज कुछ ना कुछ चीजें गिरवी रखते कि नहीं रखते हैं। तो पहले ऐसे होता था, पहले भी वही होता था कि गांव में देखो पहले कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, यानी पहले कोई प्रॉपर बैंक्स नहीं हुआ करते थे। पहले गांव के जो जागीरदार थे, जो महाजन के सेठ थे, वो लोग लोगों को पैसे उधार पे देते थे और उसके बदले क्या करते थे, कुछ ना कुछ गिरवी रखते थे। आज की डेट में भी वही होता है। तो सोचो, ये जो आज गिरवी जो मॉर्टगेज वाला जो सिस्टम है, आज ही नहीं, ये उसी टाइम स्टार्ट हो गया था जब ये इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम होता था। यानी यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे कुछ प्राइवेट बैंकर्स रहते थे जो कि बैंक की तरह काम करते थे। वो क्या करते थे, वो लोगों को पैसे उधार देते थे और उसके बदले क्या करते थे, उनसे इंटरेस्ट चार्ज करते थे। और फिर जैसे जैसे धीरे धीरे लोग बढ़ने लगे, ट्रेड और बढ़ा, इन्होंने क्या किया, देखो इन्होंने
ये तो किया ही किया कि ये लोगों को पैसे बांटते थे, बाद में ये लोगों से पैसे लेने भी लगे, यानी ये डिपॉजिट भी एक्सेप्ट करने लगे कि अगर किसी के पास एक्स्ट्रा पैसा होता था तो वो इनके पास डिपॉजिट भी कर देता था, और ये क्या करते थे, ये भी उसके बदले जो पर्सन इनके पास पैसा डिपॉजिट करता था उसको ये इंटरेस्ट प्रोवाइड करते थे। और अब देखो हमारे डेट में, आज के डेट में, यहाँ पे चलो हम लोग आते हैं, यहाँ पे पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है कि विद द प्रोग्रेस ऑफ इकोनॉमिक लाइफ, यानी जैसे जैसे लोगों के कमाने के साधन बढ़ने लगे थे, लोग अब केवल खेती भी नहीं थे, लोगों ने ट्रेड मतलब अलग अलग व्यापार, अलग अलग ट्रेड करना स्टार्ट किया। तो देखो उसके साथ साथ और भी चीजें डेवलपमेंट में आई, जैसे यहाँ पे बताया ना, मेटल कॉइन बिकेम कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा है कि मेटल कॉइन, अब यहाँ पे देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम की बात हम लोग करते हैं, तो आप लोग आप एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज आप लोग आज के डेट में कुछ भी बाजार में खरीदने जाते हो तो आप लोग क्या देते हो, उसके बदले पैसा देते हो कि नहीं देते, और वो पैसे क्या होते हैं, रुपी, उसको ही हम लोग आज के डेट में अपनी करेंसी बोलते हैं। तो वही आज की डेट में नेशन वाइड हमारे क्या कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कि नहीं है? हाँ सर है। तो ऐसे ही उस टाइम भी पहले क्या होता था, पहले अब गांव गांव में जहाँ पे लोग, अब देखो बार्टर सिस्टम यहीं से खत्म होना चालू हुआ था। बार्टर सिस्टम के बारे में आप लोग 10 में पढ़ोगे कि जिसमें क्या होता था, लोग गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज करते थे। अब यहाँ पे गुड्स के बदले गुड्स का एक्सचेंज खत्म होने लगा था। अब लोगों ने क्या, अब लोग सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के और कॉपर के सिक्के, इन सबको लोग अब यूज करने लगे थे। और मेटल कॉइन क्या हो गया था, मेटल कॉइन को कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज मान लिया गया था। यानी जिस भी राज्य में वो सिक्का जैसा चलता था, वहां के लोग उसको ऐसा कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानने लगे थे। जैसे आज के डेट में रूपी को लोग मान रहे हैं, वैसे उस टाइम हम लोग मेटल कॉइन्स को जो है मानना स्टार्ट कर दिए थे। यानी वो सामान लोग नहीं देते थे, अब लोगों ने एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज वहां पे मेटल कॉइन्स यूज करना स्टार्ट कर दिया था। और वो किसकी वजह से, क्योंकि अब धीरे धीरे वहां पे बैंकिंग सिस्टम का डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुका था। और अब देखो यहाँ पे अभी हमने एक बात करी कि बैंकिंग का बेसिक फंक्शन क्या होता है, कि वो डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करती है और लोगों को मनी लेंड करती है। बट बैंक का एक और फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। क्या बोलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स उसको, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में क्या होता है कि आप ये चीज पढ़ोगे, अभी आपका चैप्टर आएगा अकाउंट्स में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसमें जो आप लोग पढ़ोगे कि ये जो है क्या होता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। तो अगर देखो यहाँ पे दो ट्रेडर हैं, एक ट्रेडर ए है और एक ट्रेडर बी है। अगर ट्रेडर ए, जो ट्रेडर बी जो अगर आज ट्रेडर ए से अगर कोई गुड्स खरीदता है तो किस पे वो ऑन क्रेडिट परचेज कर लेता है, ऑन क्रेडिट परचेज कर लेता है। पर और उसके बदले क्या होता है, ट्रेडर ए जो है इसको एक बिल देता है, क्या देता है, बिल, जिसको हम लोग बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और ट्रेडर भी क्या करता है, इसको एक्सेप्ट करके कहता है ठीक है। और इस बिल पे क्या होता है, इस बिल पे कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसपे लिखा रहता है कि ट्रेडर बी जो है हमसे ये ट्रेडर ए इसको जो ड्रॉ करता है, बनाता है, और ट्रेडर बी क्या करता है, और ट्रेडर ए इस पे लिखता है कि ट्रेडर बी जो हमसे इस डेट पे ये गुड्स लिया है और इसका इतना अमाउंट, और ये मुझे इतने समय बाद जो है इसका पैसा वापस करेगा। और ट्रेडर भी क्या करता है, उस पर साइन करके इसको दे देता है। अब देखो ये जो ट्रेडर ए है जिसके पास ये बिल आया, अब ये बिल आज मान लो आज इसने इसको बी को तो गुड्स उधार पे सेल कर दिए, बट उसको वापस अपने स्टॉक मेंटेन करने के लिए फिर से कहीं से खरीद के लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? हाँ सर लाना पड़ेगा। तो उसको किसकी जरूरत पड़ती है, उसको पैसे की जरूरत पड़ती है। तो इसके पास भी मान लो ए के पास पैसा नहीं है, तो ए क्या करता है, ए ये जो बिल रहता है इसको एज एन एसेट अपनी संपत्ति मान के क्या करता है, इसको ये बैंक के पास लेके जाता है और बैंक से क्या करता है, बैंक के पास ये बिल रख के, मान लीजिए अगर बिल है 10,000 का और उसको पैसे की जरूरत है, तो बैंक 10,000 रुपए तो नहीं देगा, बट बैंक क्या करेगा 10,000 में से कुछ रुपए घटा के ट्रेडर हो के दे देगा, जिससे ट्रेडर के पास पर में फाइनेंस की फैसिलिटी करेंट में अवेलेबल हो जाएगी। तो ये जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन है ये आज के डेट में हम लोग देखते हैं जो कि काफी कॉमन हो गया है। पर पहले क्या होता था, पहले भी देखो, पहले भी लोगों ने जैसे जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमने देखा ना कि इसकी जो इसका डेवलपमेंट हुआ था, तो पहले भी एंशियंट टाइम में भी लोग उसी बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बोलते थे हुंडी और चिट्ठी। क्या बोलते थे उसको, हुंडी और चिट्ठी। ये हुंडी और चिट्ठी क्या होती थी, हुंडी को ही हम लोग आज की डेट में बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चिट्ठी को हम लोग बोलते हैं प्रॉमिसरी नोट। तब लोगों ने सोचो आपस में ट्रेड करने में लोगों ने उधार पे खरीदना और बेचना स्टार्ट कर दिया था, और वहां पे लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करने लगे थे, हुंडी और
चिट्ठी। और यही क्या ये यूज होने लगा था बाइंग और सेलिंग किसके लिए, गुड्स को खरीदने और बेचने के लिए इसको लोग यूज करने लगे थे। और जैसे जैसे इसका प्रचलन हुआ वैसे वैसे हुंडी जो है बहुत ही पॉपुलर हो गई। और हुंडी में क्या होता था, हुंडी में जैसा कि हमने बताया कि बिल में क्या होता है, बिल में जो है ऐसा ऐसा लिखा रहता है कि ये इसको गुड्स बेच रहा है। तो हुंडी में भी ऐसा ही होता था कि वहां पे क्या होता था, जिस भी राज्य का होता था वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता था जिसपे लिखा होता था, जिस जो ट्रेडर गुड्स सेल करता था वो उसको ड्रॉ करता था, और जो ट्रेडर गुड्स उधार पे देता था वो इसको एक्सेप्ट करता था, और दोनों का इस पे साइन हो जाता था। और ये क्या हो जाता था, एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता था। तो इसी को हम लोग बोलते थे हुंडी। अभी हम हुंडी की एक आपको एक इमेज भी दिखाते हैं, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। हाँ स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो आया है ना, ये इसी को हम लोग देखे यहाँ पे, ये क्या है, ये आपके सामने हुंडी है। देखो पैसे लोग केवल गुड्स खरीदने और बेचने के लिए हम लोग हुंडी का यूज करते हैं आज की डेट में, तो पहले होता था मतलब, बट उसके साथ साथ हुंडी का फंक्शन क्या होता था, बोरोइंग का भी फंक्शन होता था। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स लिखा है कि ये देखो हुंडी पे क्या होता था, हुंडी पे जिस भी राज्य की रहती थी, जिस भी प्रोविंस की रहती थी, उसका यहाँ पे नाम लिख दिया जाता था। जैसे ये बॉम्बे प्रोविंस की यानी बॉम्बे की रियासत की है, और इस पे क्या है, इस पे देखो एक स्टैंप लगा हुआ है, और स्टैंप पे क्या लिखा है, ये देखो 6 आने का स्टैंप है। और इस पे जो है यहाँ के जो मतलब वो थे चीफ मिनिस्टर या कह लो राजा, उनका यहाँ पे वो स्टैंप लगा है। और इस पे क्या लिखा है, इस पे ये हुंडी एग्जाम्पल ले रखा है जिसमें किसी ने किसी से उधार पे पैसे लिया है। तो देखो यहाँ पे ऐसे लिखता था कि इतने दिन बाद जो भी मतलब लिखता था कि प्रॉमिस टू पे सेट, और वहां पे सेट का नाम रहता था कि मैं इनको जो है इतना पैसे दूंगा। ऐसे पहले होता था सेल का भी कॉन्ट्रैक्ट होता था कि लिखता था कि इतने दिन बाद ये जो ट्रेडर है इसने मुझसे गुड्स लिया है, और इतने दिन बाद ये मुझे ये गुड्स का पैसा देने का वादा करता है। और उसपे क्या होता था, दोनों लोग का ऐसे सिग्नेचर हो जाता था। और फिर इस हुंडी को जो ट्रेडर रहता था, जो गुड्स उधार पे बेचा रहता था, वो बैंक के पास वो सेठों के पास, महाजनों के पास ले जाके उसको डिस्काउंट करा सकता था। तो सोचो डिस्काउंटिंग फैसिलिटी जो है उसी टाइम स्टार्ट हो चुकी थी। तो वही यहाँ पे हमारे लिखा हुआ है कि क्या होता था उसमें। देखिए यहाँ पे वही लिखा है कि हुंडी, यहाँ पे क्या लिखा है, हुंडी क्या करता था, हुंडी में लिखता था हुंडी इन्वॉल्व ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर वारंटी ऑफ पेमेंट। और इस पे क्या रहता था कि हर हाल में पैसा पेमेंट करना ही करना है, और इसको हम लोग ट्रांसफर भी कर सकते थे, यानी एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को आसानी से नेगोशिएशन के तहत इसको ट्रांसफर कर सकता है। और डिफरेंट टाइप ऑफ हुंडी, और देखो पुराने एंशियंट टाइम में कुछ कॉमन हुंडीज लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दी, जिसका नाम था धनी जो, सहज जो, फरमान जो, ये सब हुंडी लोग यूज करना स्टार्ट किए थे। इसके बारे में आप लोग जो है पढ़ लेना, बाद में आप लोग पढ़ सकते हो, बहुत ही इजी है। ये बताया कि हुंडी जो है कौन कौन से प्रकार की यूज होती थी। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखा है कि जैसे ही डेवलपमेंट हुआ कि अब देखो क्या हुआ था, लोगों ने सिक्कों का ऐसा कॉमन मीडियम ऑफ एक्सचेंज जो है एक्सेप्ट करने लगे थे। फिर लोग जो है लोगों के पास पैसा डिपॉजिट करने लगे थे, लोगों से पैसे ले मतलब लेने लगे थे। तो ऐसे ऐसे करके एक इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम जो है डेवलप हो गया। और देखो उसने क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब देखो हमने बताया था ना कि लोगों को पैसे की जरूरत पड़ती थी, तो लोग क्या करते थे, लोग अपने पास जो कीमती मेटल्स रहते थे यानी सोने चांदी, वो सब जाके गहरे जेवरात लोग ले जाके लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस के पास, सेठ के पास, महाजनों के पास जाके लोग पैसे डिपॉजिट कर देते थे, और उनसे क्या करते थे, उसके बदले वो पैसे उधार ले लेते थे। और फिर धीरे धीरे बैंकर और सेठ जो थे वो धीरे धीरे, हमने बताया ना कि ये एक इंस्ट्रूमेंट हो गए जो कि वहां पे मार्केट में इन्होंने पैसों को सप्लाई करने में काफी मदद करी, यानी ये लोगों को पैसे बांटने में काफी मदद की। जिससे क्या हुआ, जिससे लोगों को और मदद मिलने लगी और सुविधा मिलने लगी, और लोग आसानी से ट्रेड करना, व्यापार करना स्टार्ट कर चुके थे। और अब धीरे धीरे एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स आल्सो हेल्प टू जनरेट सरप्लस एंड सेविंग्स फॉर इन्वेस्टमेंट। अब धीरे धीरे लोगों के पास देखो, जैसे जैसे लोगों के पास पैसा आने लगा, अब लोगों को पैसा आसानी से मिलने लगा था, तो हम लोग क्या करते थे, अब लोग जो है डोमेस्टिकेशन यानी पशुपालन लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया था। लोग गाय भैंस बकरी ये सब लोगों ने पालना स्टार्ट किया था। उसके साथ साथ लोग अब साल में एक से ज्यादा क्रॉप उगाने लगे थे। अब लोगों को चिंता नहीं थी यार
कि गेहूं अगर कल को मान लो फसल हुई ना हुई, लोग अब एक से ज्यादा क्रॉप उगाते थे, उसमें और इन्वेस्टमेंट करने लगे थे। फिर एग्रीकल्चर के साथ साथ तब लोगों ने सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, रंगाई, कपड़ों की रंगाई, ये सब काम भी लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। और देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे बहुत ही मैशनरी मैन्युफैक्चरिंग, और यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्विस हमारी जो नेक्स्ट एक टू ट्रेड है, जिसका हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट की शुरुआत इसी के साथ हो गई थी कि इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम ने ट्रांसपोर्ट को भी काफी बढ़ावा दिया। उससे अब लोग जो है ट्रांसपोर्टेशन, एक सामान को दूसरे, एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुंचाने में लोगों ने मदद करने लगी। और इससे क्या हुआ, ये सब एक्टिविटीज जब लोगों ने परफॉर्म करना स्टार्ट किया, उससे लोगों के पास एक्स्ट्रा सरप्लस पैसा आने लगा, और लोग क्या करने लगे, लोग उस पैसे को बचा के अब डिपॉजिट भी करना स्टार्ट कर दिए थे, और या फिर उसको अपने काम को बढ़ाने में लोग उसको इन्वेस्ट भी करना स्टार्ट कर दिए थे। उसके साथ साथ अब जगह जगह जैसे जैसे लोगों के पास पैसा है, लोगों ने कारखाना, फैक्ट्री, वर्कशॉप ये सब लगाना स्टार्ट कर दी थी। और उस फैक्ट्री में क्या होता था, जो भी स्किल्ड पर्सन यानी कलाकार लोग रहते थे, यानी जिनके पास कुछ स्किल्स रहती थी, वो वहां पे जाके क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में लोग कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिए थे। सोचो अब यहाँ पे इंडस्ट्री, फैक्ट्रियों का भी सेटअप होना स्टार्ट हो गया था। वर्कशॉप को ही, कारखानों को ही तो हम बोलते हैं फैक्ट्री। और इसी से धीरे धीरे फैमिली बेस्ड अप्रेंटिस सिस्टम भी स्टार्ट हो गया, और जिससे क्या हुआ, जिससे जो स्किल थी, जो कला थी, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होने लगी। तो ये सब इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम की वजह से हुआ। अब स्टूडेंट्स देखो, इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम तो आ गया, तब लोगों को पैसे मिलने लगे, और धीरे धीरे अब ये जो ये जो बैंकिंग सिस्टम था, अब ये धीरे धीरे बढ़ने लगा। और इसी बीच अब इसी बीच अब इंटरमीडियरीज का भी क्या हुआ, इंटरमीडियरीज भी इसी बीच इनका राइज भी इसी समय हो, ये भी इसी समय बढ़े। सर ये इंटरमीडियरीज क्या होते हैं, तो स्टूडेंट्स इंटरमीडियरीज को हम लोग बोलते हैं बिचौलिए, यानी जो बीच में आके क्या करते हैं, एज अ ब्रोकर, एज अ कमीशन एजेंट काम करते हैं। और इसमें कौन कौन आता है, अगर हम नॉर्मल बिजनेस में बात करते हैं, तो बिजनेस में देखो सबसे पहले कौन होता है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होता है। मैन्युफैक्चरर क्या करता है, मैन्युफैक्चरर गुड्स को प्रोड्यूस करता है, सामान को बनाता है, फिर वो क्या करता है, वो इसको डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, और डिस्ट्रीब्यूटर क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूटर इस गुड्स को क्या करता है, होलसेलर और रिटेलर को सप्लाई करता है। और होलसेलर और रिटेलर क्या करते हैं, होलसेलर और रिटेलर जो है फाइनली हम कंज्यूमर्स को ये गुड्स बेचते हैं, सामान बेचते हैं। तो ये जो तीन लोग आ गए ना मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर के बीच में, इन्हीं लोग को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्हीं लोग को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडियरीज। यानी क्या, ये एक इंटरमीडियम है सामान को हम तक पहुंचाने के लिए। तो ऐसे ही सोचो, ये जो आज की डेट में ये जो साइकिल बन रखी है ट्रेड की, कि हमारे पास गुड्स ऐसे ऐसे होते हुए आता है। तो पहले भी क्या होता था, पहले भी एंशियंट टाइम में भी, अब धीरे धीरे जो बिचौलिए थे वो बढ़ने लगे, और इंटरमीडियरी जो थे उन्होंने ट्रेड को प्रमोट करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब वो कैसे इन्होंने प्ले किया वो हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, इन प्रमोशन ऑफ ट्रेड। तो देखो इसमें पहले कौन कौन आते थे, इसमें कमीशन एजेंट्स, ब्रोकर्स, डिस्ट्रीब्यूटर। कमीशन एजेंट्स आप लोग जानते हो कि जो कमीशन के बेसिस पे काम करते हैं, यानी वो क्या करते हैं, वो लोगों का सामान तो बिकवाते, पर उसके बदले क्या करते हैं, कुछ कमीशन लेते हैं, कुछ फायदा लेते हैं। ब्रोकर भी क्या करते हैं, ब्रोकर भी बीच में वही काम करते हैं। हमने फिर बात की ना डिस्ट्रीब्यूटर फॉर होलसेलर एंड रिटेल ट्रेड, तो ये सारे लोग क्या होते हैं, ये सारे लोग ब्रोकर होते हैं। दे हेल्प इन एक्सपेंडिंग ट्रेड। अब देखो ये क्या करते हैं, ये जो है हम ट्रेड को बढ़ाने में मदद करते हैं। एंड ब्रॉट इन ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्वर बुलियन इनटू एशिया एंड लार्ज शेयरहोल्डर्स इन इंडिया। देखो यहाँ पे क्या लिखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिखा है कि जब धीरे धीरे इंटरमीडियरी सब आना चालू हुए थे, यानी होलसेलर, रिटेलर, ये सब अब धीरे धीरे जब ये लोग बढ़ने लगे, तो इससे क्या हुआ, देखो सबसे पहले तो जो मैन्युफैक्चरर था उसका बर्डन शिफ्ट हो गया, उसका अकेले का रिस्क नहीं रहा, उसका बर्डन अब धीरे धीरे शिफ्ट हो गया। और जो ये थे होलसेलर थे, रिटेलर थे, ये लोग के पास भी अब क्या हो गया था, इन लोग के पास भी काम आ गया था। और अब इससे क्या हुआ, इससे जो मैन्युफैक्चरर था वो और ज्यादा गुड्स प्रोड्यूस करने लगा, और अब उनका सामान ज्यादातर लोगों के पास बिकने लगा था। क्यों, क्योंकि बीच में इंटरमीडियरीज आ गए थे, और इंटरमीडियरीज हर जगह फैल गए थे। तो इससे क्या हुआ, इससे देखो धीरे धीरे इसी से इंटरनेशनल ट्रेड भी स्टार्ट हो गया। यानी मैन्युफैक्चरर इंडिया का रहता था, पर वो गुड्स उसके फॉरेन में भी बिकते थे, यानी इंडिया का ट्रेड बाहर ही होता था। तो इससे क्या हुआ, इससे धीरे धीरे जैसे जैसे ट्रेड बढ़ा,
इंटरमीडियरीज की वजह से जैसे जैसे इसमें एक्सपेंशन आया, वैसे वैसे इंडिया में क्या हुआ, इंडिया में सिक्कों का भंडार, सिल्वर बुलियन मतलब सिक्कों का भंडार इंडिया में आ गया। और धीरे धीरे जिसका ज्यादातर हिस्सा कहाँ था, हमारे एशिया में तो आने लगा था, जिसका ज्यादातर हिस्सा हमारे इंडिया में आता था, जिसकी वजह से हमारी कंट्री धीरे धीरे रिच होने लगी, हमारा देश धीरे धीरे बढ़ने लगा, उसकी धीरे धीरे प्रोग्रेस होने लगी। और फिर हमने बोला ना था इंस्टीट्यूशन ऑफ जगत सेठ, तो जो जगत सेठ रहते थे और जो वो खासकर मुगल के साम्राज्य में ईस्ट इंडिया के यानी ब्रिटिशर्स के टाइम में वो धीरे धीरे वो एग्जीक्यूटिव और ट्रस्टी की तरह काम करने लगे थे। और उसको वो क्या करते थे, वो इंडिया का जो ट्रेड रहता था यानी इंडिया का जो सामान रहता था वो बाहर पहुंचवाने में, उसको फाइनेंस करने में मदद प्रोवाइड करने लगे थे, जिसकी वजह से वो भी एज एन इंटरमीडियरी अपना इसमें योगदान दिए थे, किसको, हमारे डोमेस्टिक ट्रेड को बढ़ाने में। फिर अब इसके साथ साथ जैसे कि हमने बताया कि क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो है लोग आमतौर पे करने लगे थे, लोगों को आसानी से लोन मिलने लगा था, जिसके जिस कमर्शियल एक्टिविटीज बढ़ गई थी। देखो स्टूडेंट्स, कमर्शियल एक्टिविटीज में हमारी क्या क्या आती है, कमर्शियल एक्टिविटीज में हमारा आता है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, परचेजिंग, परचेजिंग, फिर हमारे पास आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन सब एक्टिविटीज में जो है अब क्या हो गया था, काफी बढ़ावा हो गया था, काफी इजाफा हो गया था, यानी लोग ये सब एक्टिविटीज परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिए थे। और इससे क्या हुआ था, देखो जैसे कि हमने बताया ना कि इंडिया का सामान बाहर जाने लगा था, इंडिया से आपको पता है जब तक ब्रिटिशर्स नहीं आए थे, इंडिया जो है मसाले, यहाँ के कपड़े और भी कई सारी चीजें इंडिया क्या करता था, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट इंडिया से बाहर जाते थे, एक्सपोर्ट होते थे, जिसकी वजह से क्या होता था, जिसकी वजह से इंडिया में बहुत ज्यादा पैसा आता था। हमने बताया ना यहाँ पे सिक्कों का भंडार हो गया था, और हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो क्या हो गया था, वो पॉजिटिव रहता था। अब ये बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसको हम लोग बोलते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। सर ये बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, एक नया शब्द आ गया, बहुत भारी लग रहा है। तो देखो बच्चों, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है आपके क्लास 12 में चैप्टर होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो पढ़ोगे तो वहां पे आपको इसका क्लियर मतलब पता चलेगा। अभी के लिए जान लो, देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है कि हम लोग जो भी सामान एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, यानी इंडिया से जो सामान जो गुड्स बाहर जाते हैं और बाहर के जो गुड्स हम इंपोर्ट करते हैं, उसका एक हिसाब बनाया जाता है। जैसा हम लोग ट्रेड करते हैं उसकी भी एक अकाउंटिंग होती है, उसका एक हिसाब होता है, उसी हिसाब को बैलेंस ऑफ ट्रेड बोलते हैं। तो सोचो ये जब जैसे जैसे हमारा ट्रेड बढ़ रहा था और फॉरेन ट्रेड बढ़ा था, तो इंडिया में क्या हुआ था, यहाँ का जो एक्सपोर्ट था कहीं जाता था जो हम लोग इंपोर्ट करते थे उसके बदले, जिसकी वजह से हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड था वो क्या था, फेवरेबल था, पॉजिटिव था। हमारे पास क्या था, हमारे पास जो फॉरेन करेंसी थी वो सरप्लस में थी। उसके बाद इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम बेनिफिटेड द मैन्युफैक्चरर, और इससे क्या हुआ, जैसे ही इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम डेवलप हुआ, इसने देखो मैन्युफैक्चर को भी बेनिफिट दिया, ट्रेडर्स और मर्चेंट्स, ट्रेडर और मर्चेंट्स कौन होते हैं भाई, जो व्यापारी, इनको भी इसने काफी मदद की, काफी इन्होंने असिस्टेंट प्रोवाइड किया, किसने, इस इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम ने, जो कि जगत और महाजन सेठों ने स्टार्ट किया था। और देखो अब लोगों के पास जैसे ही इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम आया, लोगों के पास अब एडिशनल कैपिटल भी सब बोरिंग आ जाता था, जिसकी वजह से लोग अपना एक्सपेंशन और अपना ग्रोथ कर सकते थे। और धीरे धीरे अब धीरे धीरे जैसे जैसे बैंकिंग सिस्टम समय के साथ बढ़ता गया, आज की डेट में हमारे पास कमर्शियल बैंक है, इंडस्ट्रियल बैंक है, एग्रीकल्चरल बैंक है, ये सारे बैंक आज की डेट में हमारे पास है, जो कि हमको क्या करते हैं, आसानी से लोन और फाइनेंस प्रोवाइड कर देते हैं। आज की डेट में तो कई सारे हाउसिंग फाइनेंस बैंक, कई सारे नॉर्मल ऐसे फाइनेंसिंग बैंक हैं जो कि हम लोग को क्या करते हैं, जो कि हम लोग को बिजनेस के लिए क्या करते हैं, पैसे फंड प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, इंडस्ट्रियल बैंक में हमारे पास आज की डेट में आईडीबीआई है, जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि क्या करता है, इंडस्ट्रीज को क्रेडिट प्रोवाइड करता है। और फिर स्मॉल छोटे ट्रेडर्स के लिए हमारे पास है सिडबी, जिसको हम बोलते हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। फिर एग्रीकल्चरल बैंक भी आजकल सेटअप हो गया, जैसे नाबार्ड है। तो ये सारे बैंक भी आज की डेट में धीरे धीरे जैसे जैसे इंडिजिनस बैंकिंग सिस्टम बढ़ता गया, इवॉल्व होता गया, वैसे वैसे हमारे पास जो है आज की डेट में कमर्शियल बैंक, इंडस्ट्रियल बैंक जो कि हमारे पास है, हमारे आसपास है, जो कि हम फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। और ये सारी चीजें हमारे सामने प्रेजेंट है, और उनको गवर्न कौन कर रहा है, आरबीआई गवर्न कर रहा है। तो आई होप स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी।
अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट हो तो बेझिझक होकर आप पूछिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। नाउ आई एम signing off from here from YouTube. So thank you and have a nice day. Stay home, stay safe. God bless you all the students.